हेलो बच्चा पार्टी। द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं मूलतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज से हम लोग जो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे ना, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे करके आपके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए जाएं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ों का आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बेसिकली जो मैं अगर बात करूं, मैं आईसीएससी बोर्ड के लिए बात करूं, आईसीएससी बोर्ड के लिए अभी ठीक है। आईसीएससी बोर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं ना, तो आईसीएससी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो टोटली 3 सेक्शन में डिवाइड है। आईएससी की बात करेंगे, आईएससी की, ठीक है। आईएससी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी और सी सेक्शन में। ठीक है, जिसमें से आपका जो सेक्शन ए है ना, इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सेक्शन बी है इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सेक्शन सी है इसमें आपका टोटल जो पूछा जाएगा वो 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अपने पास क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने इस वीडियो में हमने सेक्शन ए को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें सेक्शन बी, और उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें सेक्शन सी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बार का पेपर पैटर्न आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया, 30% सिलेबस भी आपके रिड्यूस हो चुके हैं, है ना। उसके बाद आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस होंगे वो 1 1 मार्क्स के होंगे, कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ आपको लिखना पड़ेगा, रिटर्न में भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो नया आपका पैटर्न आया है उस नए पैटर्न पर ये आपका बनाया गया वीडियो। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मेकिंग कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। आपका यह सेक्शन जो है सेमेस्टर 2 के लिए है। ठीक है, ये आपका जो है ना वीडियो, ये सेमेस्टर 2 के लिए है, सेमेस्टर 2 के लिए है। ठीक है, जो आपका अभी फाइनल एग्जाम होना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, नेम द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मेकिंग कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं कंट्रोल रॉड के लिए। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में लगातार न्यूट्रॉन्स जनरेट होते रहते हैं ना। न्यूट्रॉन्स आपको पता है ना, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि न्यूट्रॉन, एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ उसके बाद 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, फिर वो 3 न्यूट्रॉन अलग अलग 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करते हैं। इस तरीके से न्यूट्रॉन बहुत तेजी से जनरेट होते रहते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है ना, जब न्यूट्रॉन लगातार जनरेट होते हैं तो न्यूट्रॉन के लगातार जनरेशन की वजह से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है। ऐसे में इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। और ये जो कंट्रोल रॉड होता है ना, ये कंट्रोल रॉड जो बना होता है, ये कंट्रोल रॉड हमारा जो बना होता है, ये ध्यान से देखिएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल रॉड जो होता है ये आपका कैडमियम का बना होता है, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम का हो गया, और आपका सिल्वर भी हो गया, सिल्वर का भी हो सकता है। ठीक है, सिल्वर का भी बना होता है, और इंडियम का भी होता है। ठीक है, इंडियम का भी होता है, और आपके पास बोरॉन का भी होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल रॉड आपके इन मटेरियल के बने होते हैं, कैडमियम हो गया, सिल्वर हो गया, इंडियम हो गया और बोरॉन हो गया, इनके ये बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, नेम द सीरीज इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में आपका कौन सा स्पेक्ट्रा आता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये पांचों सीरीज आपको मिले होंगे, है ना। आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा। तो इन पांचों सीरीज में अपने को ये बताना ना कि अल्ट्रा वॉलेट में कौन लाइज कर रहा है। जो सबसे पहले जो लाइमन है ना, वही लाइमन सीरीज आपका किस में लाइज कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट में लाइज कर रहा है। ठीक है, लाइमन जो सीरीज है ना, लाइमन सीरीज, वो आपका कहाँ लाइज कर रहा है, वो अल्ट्रा वॉलेट में लाइज करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन मीडियम। किसी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल अपने पास क्या होता है, इस क्रिटिकल एंगल को अपने को डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चे, ये अपने को थोड़ा सा समझना है। ये आप लाइट का क्वेश्चन है ना, क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये अपने को थोड़ा सा समझना है। ध्यान से देखिए, आपने, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि जब कोई लाइट है ना वो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करती है, कंडीशन इसके लिए होना चाहिए डेंसर टू रेयरर। अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, और ये इस तरीके से मूव कर जाएगी। लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल ना,
पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट एंगल के लिए अगर मैं रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, आपका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना वो क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, जब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, रिफ्रैक्टेड एंगल अगर आपका 90 डिग्री हो जा रहा है तो इस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, इसी को क्या बोलेंगे, आईसी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल becomes 90 degree, ठीक है, becomes 90 degree, then this incident angle is known as, then this incident angle, incident angle is known as, क्या इसको क्या बोलते हैं बच्चे, is known as critical angle, ठीक है, critical angle, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल का आपको डेफिनेशन लिखना था कि क्रिटिकल एंगल क्या होती है, जब किसी इंसिडेंट एंगल के लिए आपका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट, ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मिनिमम। किस कलर की एनर्जी मिनिमम होगी, ये अपने को यहाँ से एमसीक्यू में लिखना है। तो आपने देखा कि आपके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो है ना वो आपके शॉर्ट आंसर के हैं, है ना। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर के हैं ना। उसके बाद जो आपका आ रहा है वो एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब एमसीक्यू में हम देखते हैं क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मिनिमम, किस कलर की लाइट जो है ना उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। पहला ऑप्शन है आपके पास वॉलेट, दूसरा है रेड, तीसरा ग्रीन और चौथा है येलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कौन से नहीं होंगे, देखो ग्रीन और येलो ये तो बीच के हैं, है ना, बीच के हैं, तो यहाँ पे हम कम ज्यादा की बात कर ही नहीं सकते। कम ज्यादा की बात हम या तो स्टार्टिंग में करेंगे या तो लास्ट में करेंगे, या तो वॉलेट के साथ हो सकता है या तो रेड के साथ हो सकता है ना। तो वॉलेट और रेड में से ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अब वॉलेट और रेड में देखना है, देखो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग मीडियम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, लेकिन इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये तुरंत क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम एनर्जी अपने को बताना। अगर मैक्सिमम एनर्जी पूछता तो मैं वॉलेट को टिक करता, लेकिन अगर मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है तो मैं ऑप्शन को किसको लगाऊंगा, रेड को लगाऊंगा, और मिनिमम एनर्जी किसकी हो जाएगी, रेड की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, total energy of an electron in the ground state of hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्राउंड स्टेट पे है ना, ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी है वो कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट्स टोटल एनर्जी व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पे इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें ना, टोटल एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, टोटल एनर्जी का फार्मूला ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है। अब ध्यान से समझिएगा, एन की वैल्यू मेरे को क्या रखना है, क्वेश्चन में आप गलती थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन की वैल्यू का हम जो शुरुआत करते हैं ना, एन इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए हम n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे, और फर्स्ट स्टेज के लिए n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे। ये थोड़ी सी गलती होती है आपसे जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, है ना। और देखिए ध्यान से, अपने पास ऑप्शन क्या दिया है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान देना है अपने को, फर्स्ट अगर एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अपने पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ग्राउंड के लिए तो 1 है,
और फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और सेकंड के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो नाउ द एनर्जी एनर्जी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 4 और ये वैल्यू कितनी आएगी लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन है माइनस के साथ, हाँ ये 3.4 है। ध्यान रखिएगा माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, +3.4 -3.4, तो -3.4 वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। डन है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अ फिश विच इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर इन वाटर। एक फिश है जो 12 सेंटीमीटर की गहराई में है वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू अपने पास गिवन है कितना है 4/3 है। fish which is at a depth of 12 centimeter in water which refractive index is 4/3 is viewed by an observer। एक ऑब्जर्वर है ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, कोई एक लेक है और उस लेक के किनारे पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो एक फिश को देख रहा है और वो फिश किस में है वाटर में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और फिश की जो डेप्थ है ना एक्चुअल डेप्थ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। फिश की जो एक्चुअल डेप्थ है ना वो 12 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है। ठीक है, इट्स अपीयरेंट डेप्थ एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। अगर फिश का एक्चुअल डेप्थ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्जर्वर जो है साइड में खड़ा होकर मछली को देख रहा है, मतलब आप गए हो मछली पकड़ने के लिए, ये अपने पास लेक है, यहाँ पे एक मछली हाँ फिश है, फिश जा रही है, आप यहाँ पे खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। और आप सोच रहे हो आओ बेटा निकल के बाहर आओ फिर तुम्हें पकड़ते हैं, है ना। इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है ना, एक्चुअल डेप्थ, 6 क्वेश्चन है, एक्चुअल डेप्थ ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू इक्वल टू कितना दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू कितना है 4/3 है। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि अपीयरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, है ना। तो इसका अपीयरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, ठीक है, अपीयरेंट डेप्थ फाइंड करना है। ठीक भैया, तो अपीयरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे हम लोग, ये अपने को दिखेगा कितना मछली, जैसे एक्चुअल में तो ये 12 सेंटीमीटर की हाइट डेप्थ में है, लेकिन अपने को दिखेगी कितनी ऊपर, है ना, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है इसके लिए फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ बोले तो रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है भैया, तो ये फार्मूला होता है। एक्चुअल डेप्थ कितना है अपने पास, एक्चुअल डेप्थ दिया है 12 और अपन अपीयरेंट डेप्थ आपको निकालना है ना, अपीयरेंट डेप्थ आपको फाइंड करना है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4/3 के इक्वल हो गई। तो यहाँ से अगर हम अपीयरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालें तो ध्यान से देखिएगा अपीयरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपीयरेंट डेप्थ की वैल्यू ये हो जाएगा 12 अपॉन 4/3 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कैंसिल आउट करो आप, तो कितना हो जाएगा अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। मछली एग्जैक्ट तो है कहाँ पे 12 सेंटीमीटर के डेप्थ में ना, लेकिन अपने को दिखेगा 9 सेंटीमीटर की डेप्थ में, इसलिए जो पकड़ने जाता है वो क्या हो जाता है थोड़ा सा चकमा खा जाता है ना हम, जिसकी वजह से वो पकड़ नहीं पा रहा। तो 9 कितना है 9 सेंटीमीटर है ना, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इफ I3 एंड I2 रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटा ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है ना, ऑर्बिट वो कौन सा है थर्ड एंड सेकंड बोर ऑर्बिट, बोर का जो थर्ड और सेकंड ऑर्बिट है ना उसमें उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो I3 और I2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डन है। ये I3 और I2 का रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने को बताना है। तो आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जब ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगुलर मोमेंटम आपका है कौन I3 और I2, और ऑर्बिट कौन सा है 3 और 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I3 अपान I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कौन सा ऑर्बिट है अपने पास, ऑर्बिट थर्ड है और 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेवंथ का ऑप्शन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सॉरी सेवंथ नंबर है, तो यहाँ पे सेवंथ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2
2 और यहाँ पे ऑप्शन आप चेक कर लो, पहला ही ऑप्शन है 3:2, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक 1 मार्क्स के, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें हमने कोशिश करी है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपके अब धीरे धीरे करके सारे के सारे मैक्सिमम आपके प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सके। थैंक यू।